हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबसे पहला फैक्टर है स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाला, दैट इज मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता है। क्लियर है बात की नहीं? तो हम देखते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हम पॉइंट लिखते हैं भाई। द फर्स्ट केस पॉइंट ए, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है ए से बी जाती हुई, कैसे ए से बी जाती हुई, तो अगर आपको इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखना है तो आप k1 कैसे लिखोगे, या आप इसको k कैसे लिखोगे भाई, b की पावर 1 ओवर a की पावर 1, ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अब इसी को अगर स्टूडेंट मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन का मोड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जैसे इसी केस के अंदर हमने यहां पर क्या कर दिया, B से A कर दिया, मतलब मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मतलब हमारे पास पहले A से प्रोडक्ट बन रहा था, अब B से प्रोडक्ट बन रहा है, हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। इस रिएक्शन के लिए स्टूडेंट जो आप K लिखोगे, दैट विल बी, उसका नाम दे रहा हूं K1, तो ये हो जाएगा A की पावर 1 ओवर B की पावर 1। क्लियर है बात की नहीं? तो ये देखो K1 एक तरीके से K का क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि आप अगर इसी वैल्यू को या इस वैल्यू को आप 1 अपॉन बी की पावर 1 अपॉन ए की पावर 1 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय के हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1 बाय के। क्लियर बात की नहीं है? क्यों? 1 बाय के की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पर के की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो 1 अपॉन, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, 1 अपॉन बी की पावर 1 अपॉन ए की पावर 1, तो ये a क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और ये हो जाएगा a की पावर 1 अपॉन b की पावर 1। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसका क्या मतलब हो गया कि k1 को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाय के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय के बराबर। तो k1 इज इक्वल टू 1 बाय के। तो इसका मतलब हो गया, इफ द रिएक्शन इज इनवर्स्ड, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो जो आपके K की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिवीजन में चल जाएगी। क्लियर है बात की नहीं है? अगर कोई भी रिएक्शन को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन द K इज इनवर्स्ड, K क्या हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा टू द ओरिजिनल K। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट सी। पॉइंट सी के अंदर, इफ द रिएक्शन is multiplied by some stoichiometric coefficient, किसी stoichiometric coefficient से आप रिएक्शन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिएक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो रिएक्शन में कैसे चेंज आता है। अब मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं, Na से बन गया n टाइम्स ऑफ B। Na मतलब मैंने क्या करा, इस पूरी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया। जो केस 1 था हमारे पास, या A केस था, उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके लिए जो K लिखना है मैं उसको लिख रहा हूं K3। क्या लिख रहा हूं, K2, दैट विल बी K2। तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर n ओवर a की पावर n, हाँ है ना, b की पावर n ओवर a की पावर n हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है b ओवर a की पावर n, ये लिखा जा सकता है। और देखो स्टूडेंट, b ओवर a क्या होता है, k, b ओवर a क्या होता है, k, तो इसको हम लिख सकते हैं k की पावर n। क्या हो जाएगा, k की पावर n। इसका क्या मतलब हो गया भाई, k2 किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे लिख लीजिए, k2 विल बी इक्वल्स टू k की पावर n। अब n की जगह आप कुछ भी, अगर यहाँ पर मैं 2 से करता तो ये जाएगा 2a से 2b, तो मैं बोल देता भाई ये हो जाएगा k2 विल बी इक्वल्स टू k का स्क्वायर, k2 विल बी इक्वल्स टू k का स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए। इसी केस के लिए, केस हमारे पास जो सी केस है, इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं
एक लिख रहा हूँ। हमारे पास रिएक्शन क्या दे रखी है, जैसे रिएक्शन हमारे को दे रखी है 3A से चले गया 3B, क्या चले गया 3A से 3B, तो ये जाएगा हमारे पास K, मैं इसको K डैश बोल रहा हूँ, B की पावर 3 ओवर A की पावर 3, दैट इज B बाय A की पावर 3। तो मतलब K डैश किसके बराबर हो गया, K का क्यूब के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, K के क्यूब के बराबर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, अगर रिएक्शन बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम है, बस उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या कोई चीज से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही चीज K की पावर में चढ़ा देना, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। क्लियर बात की नहीं है, तो वही चीज क्या हो जाती है, K की पावर में चढ़ जाती है। तो ये हमारा एक केस बन गया। ठीक है, अब अगला ऐसे ही इसी का, ये इसका फर्स्ट पार्ट था सी का, अब सी का हम सेकंड पार्ट लिखते हैं। सी के सेकंड पार्ट में क्या करा मैंने, इसी रिएक्शन को, सेम इसी रिएक्शन को स्टूडेंट 1/n कर दिया। 1/n ए से क्या बन गया, 1/n ऑफ बी, क्या बन गया 1/n ऑफ बी बन गया। अब इसके लिए आपको k लिखना है, तो इसके लिए मैंने बोला k3 क्या हो जाएगा, b की पावर, भाई इसकी स्टोइकोमेट्री क्या हो गई 1/n, तो b की पावर 1/n डिवाइडेड बाय a की पावर 1/n। क्लियर है बात। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास b बाय a की पावर 1/n, b बाय a की पावर 1/n, और b बाय a क्या है हमारे पास, वापस से k, तो k3 हो जाएगा हमारे पास k की पावर 1/n, क्या हो गया k की पावर 1/n। क्लियर है बात। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में मैंने क्या लिख दिया, 1/2a से चले गया 1/2b, 1/2a से क्या चले गया 1/2b, तो इसके लिए मेरे को k लिखना है, तो k डबल डैश बोल रहा हूँ इसको अब मैं, तो हो जाएगा b की पावर 1/2 ओवर a की पावर 1/2 का, ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b ओवर a की पावर 1/2, ये लिखा जा सकता है भाई b ओवर a की पावर 1/2। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर हमारे पास k डबल डैश क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ k, क्योंकि b बाय a क्या होता है, k होता है, और उसका 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ k। तो अगर इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो उस केस के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे, तो वो उस की पावर में जो हो जाएगा k की पावर में चढ़ जाती है। क्लियर है बात की नहीं है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे के और केस देखते हैं। तो और अगले केस देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास अगला केस के अंदर क्या है कि डी पॉइंट के अंदर मैं वापस से 2 केस ले रहा हूँ। अभी ये जो हमारे पास रिएक्शन है ए से बी, इसी को हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो बी से ए तो हो गया ये, और साथ में हमने इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या करा, किसी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब इसके लिए हमने बोला इसका हो जाएगा K4, क्या लिख रहा हूँ मैं इसके लिए K4, तो हो जाएगा A की पावर n ओवर B की पावर n, A की पावर n ओवर B की पावर n। तो इसको लिखा जा सकता है भाई A बाय B की पावर n बोल सकते हैं इसको, A बाय B की पावर n। दैट मीन्स K4 क्या हो जाएगा, पहली बात तो A यहाँ पर देखो क्या हो चुका है, रिएक्शन रिवर्स हो चुकी है। जैसे ही रिएक्शन अगर यहाँ पर रिवर्स हुई है, तो इसका जो K हो जाएगा इनवर्स में चले जाएगा, 1/k हो गया, और 1/k हो गया, और साथ में जो पावर है वो क्या चली गई, n की चली गई। क्लियर है बात की नहीं। तो इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, तो उसको क्या करो, डिवीजन में ले आओ। रिएक्शन को अगर उल्टा हो जाती है रिएक्शन, तो उसको डिवीजन में ले आओ, डिवाइड कर दो उसको, और जो भी स्टोइकोमेट्री की पावर है वो उसके ऊपर चढ़ा दो, कोई लफड़ा नहीं रखो। अगला पॉइंट देखो भाई, द नेक्स्ट पॉइंट इज सेम रिएक्शन को ए से बी ही जा रहा है, और बस मैंने क्या करा है, इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट इसको ऐसे कर दूं, तो इसके लिए मैंने बोला K5, क्या बोलते हैं K5, ये हो जाएगा B की पावर 1/n
ओवर ए की पावर 1/n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास भाई b ओवर a की पावर 1/n। b ओवर a क्या हो गया, इसके अंदर आप ऐसा करिए, ये b नहीं, यहाँ से ये a टू b, b टू a है, a टू b नहीं है, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये है b टू a, क्योंकि मैंने रिएक्शन को क्या करा है, इन्वर्स, अभी रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, k5 हो जाएगा a की पावर 1/n ओवर b की पावर 1/n। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लिख दिया अपन ने a ओवर b की पावर हो गया हमारे पास 1/n। अब यहाँ पर क्या है, b/a, मतलब ये इसका क्या है, इन्वर्स है, उल्टा है, तो यहाँ पर हो जाएगा k5 की वैल्यू हो जाएगी 1/k, तो आएगा ही आएगा, साथ में जो भी पावर है उसके ऊपर चढ़ा दी जाए। ठीक है, तो k5 क्या हो जाएगा, k1/k की पावर 1/n। तो इस तरीके से अपन को पता लगा कि एक ही टाइप की रिएक्शन को अगर मैं इन्वर्स कर दूं तो k बदल जाएगा, उसको हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो k बदल जाएगा, किसी से हम जैसे 1/n से मल्टीप्लाई कर दें तो k बदल जाएगा। तो k क्या हो सकता है, k की वैल्यू मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। इसलिए मैंने आपको बोला था, जब अभी हमने पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने जब बाद में डिस्कस करा था, उसके अंदर हमने देखा था भाई कि मैंने जो भी वैल्यूज लिखवाई थी k की, वो फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन थी। अभी जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ इधर मैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इस रिएक्शन के लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, HI का स्क्वायर ओवर H2 का 1 I2 का 1। क्लियर है बात की नहीं है। अच्छा, अगर यही रिएक्शन को मैं अलग तरीके से बैलेंस कर दूं, अलग तरीके से अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर दे, दैट इज 1/H2 से प्लस 1/I2 से हम बना रहे हैं HI। 1/H2 प्लस 1/I2 से हम क्या बना रहे हैं, HI बना रहे हैं। तो अब बस हमने क्या करा, रिएक्शन अभी भी बैलेंस है, बस बैलेंस करने का तरीका बदल गया। क्लियर है, स्टोइकियोमेट्री बदल गई। तो इसके लिए जब आप k लिखोगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, HI की पावर 1 ओवर H2 की पावर 1/2 I2 की पावर 1/2। डैट मीन्स इसको मैंने अगर k डैश बोलूं तो ये हो जाएगा k डैश प्रीवियस वाले का क्या हो गया, अंडर रूट या पावर में चलेगा 1/2। देखो प्रीवियस वाले की अगर मैं इस पूरे वैल्यू को अंडर रूट कर दूं तो ये रह जाएगा HI का स्क्वायर, अंडर रूट में जाने के बाद HI बनेगा, और ये पावर 1 है तो ये 1/2 हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कभी भी रिएक्शन को हम अगर कभी भी उसकी स्टोइकियोमेट्री भी चेंज कर देंगे तो भी k पर असर पड़ेगा और k चेंज हो सकता है। तो k को चेंज करने वाला एक तो क्या हो गया हमारे पास, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे को क्वेश्चन दे रखा है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। इसके लिए k की आपको वैल्यू गिवन है, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻²। इसके लिए आपको k1 गिवन है। आपको क्या बोला है, अगर रिएक्शन कैसी हो, 2NO से N2 प्लस O2 बन रहा हो, तो यहाँ पर k2 की वैल्यू क्या होगी, k2 की क्या वैल्यू होगी। तो देखो स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखे, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, और ये हमसे क्या पूछे गया है भाई, 2NO गिव्स N2 प्लस O2। इसके लिए k गिवन है आपको, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻², और इसके लिए k पूछा गया है। सबसे पहले देखो, ये रिएक्शन को क्या कर दिया इन्होंने, रिवर्स कर दिया। रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जो इसका k होगा, इसका जो k होगा, इसके k के इनवर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। तो देखो k2 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसके लिए फर्स्ट रिएक्शन के लिए, मैं अभी इस रिएक्शन के लिए k लिखूं, तो इस रिएक्शन के लिए k क्या होगा, NO की पावर 2, NO की पावर
2/N2 की पावर 1 O2 की पावर 1, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -2। कितनी तरह की है? 2.5 इंटू 10 की पावर -2। अब इसके लिए मैं बोलता हूँ, ये हो गया हमारे पास K1, और इसके लिए हम देखें अब ये हो जाएगा स्टूडेंट K2। K2 क्या हो जाएगा? N2 की पावर 1 O2 की पावर 1 ओवर NO का स्क्वायर। मतलब ये क्या है? NO यहाँ पर कहाँ पर है? डिवीजन में, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, या यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर। मतलब K2 की जो वैल्यू है वो K1 की उल्टी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास K2 1/K1। अब देख रहे हैं कोई स्टोइकोमेट्री चेंज हुई है क्या? देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी 2NO, यहाँ पर भी 2NO, N2 यहाँ पर 1N2, यहाँ पर भी 1N2, यहाँ पर 1O2, यहाँ पर भी 1O2। तो स्टोइकोमेट्री कोई चेंज नहीं हुई है। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? K2 किसके बराबर हो जाएगा? 1/K1 के बराबर हो जाएगा, और K1 की वैल्यू आपको गिवन है। सो K2 हो जाएगा 1/2.5 इंटू 10 की पावर -2 पे हो जाएगा 10 की पावर 2 चढ़ गया ऊपर, और 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, जो कि 2 ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा 2/5 इंटू 10 की पावर +2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो हमारे पास K2 मिल जाएगा। अब इसको देखो, आपको ज़रूरी नहीं है आप इक्वेशंस लिख के सॉल्व करो, आप डायरेक्ट झटके से भी कर सकते हो। ये देखो कैसे, N2 + O2 गिव्स 2NO। अब देखना, कोई भी एक चीज़ को पकड़ लो। मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ? NO को देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? NO को पकड़ लेते हैं। 2NO, यहाँ पर क्या है? 2NO है। ये गिवन रिएक्शन है स्टूडेंट, ये हमारी टारगेट रिएक्शन है, तो मैं इसको T बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? T बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर भी 2NO और यहाँ पर भी 2NO, बस अंतर क्या है? स्टोइकोमेट्री तो दोनों की सेम है, स्टोइकोमेट्री दोनों की सेम है, बस डिफरेंस क्या है? इस द रिएक्शन ओनली हैज बीन रिवर्स। तो रिवर्स होगी तो जो इसका K होगा ये 1/, में चले जाएगा इसके हिसाब से, या K2 हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। तो बस रिएक्शन क्या उल्टा हो गया। तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख देना डायरेक्ट K2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 1/K1 के बराबर हो जाएगा, और K1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन मैं पहले तो ट्रिक से बता रहा हूं, फिर हम पूरा देखेंगे। आपको बेसिक आनी चाहिए ट्रिक, ठीक है? तो पहले मैं ट्रिक से बता रहा हूं, फिर अपन इसका पूरा सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है? जिसको वो समझ नहीं आए तो सोल्यूशन से समझ लेना। अब देखो मेरे को दे रखा है SO3 गिव्स SO2 + ½ O2। SO3 क्या बना रहा है? SO2 + ½ O2, और आपको यहाँ पर दे दिया 2SO3 गिव्स 2SO2 + O2। इसके लिए आपको K पूछा गया है, इसका K गिवन है। देखो वापस से हम किसी भी एक चीज को पकड़ लो जो आपकी मर्जी पड़े। तो मैंने यहाँ पर किसको पकड़ लिया? SO3 को पकड़ लिया। तो यहाँ पर भी SO3 को पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है बात की नहीं है? तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी SO3 रिएक्टेंट की तरफ है, यहाँ पर भी SO3 रिएक्टेंट की तरफ है। कहाँ पर है? रिएक्टेंट की तरफ है। तो यहाँ पर जो होएगा साइड सेम है, मतलब जो K जाएगा वो उल्टा नहीं जाएगा, डिवीजन में नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। पहली बात तो जो इसका K2 होगा, जो इसका K2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? K1 तो होएगा ही होएगा। अब देखो इसकी यहाँ पर स्टोइकोमेट्री थी स्टूडेंट, जो हमारी गिवन रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री थी 1, और जो टारगेट है इसमें इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है? 2। तो यहाँ से यहाँ पर आने में हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आने में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो उसकी पावर पे चढ़ जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो उसकी पावर पर चढ़ जाता है। क्लियर बात की नहीं है? तो K2 क्या हो जाएगा? K1 का स्क्वायर। तो K1 की वैल्यू है हमारे पास 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर, ठीक है? अब 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44 इंटू 10 की पावर -6। तो ये अपने पास K2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? अब देखते हैं इसका पूरा सल्यूशन ढंग से। तो हमारे पास भाई पहले इसके लिए मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए K की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो K1 क्या हो जाएगा? SO2 की पावर 1 O2 का ½ डिवाइडेड बाय SO3 का
1 और इसके लिए के की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। इससे हमको क्या K2 पूछा गया है, K2 क्या हो जाएगा SO2 की पावर क्या 2 O2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO3 का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं SO2 इंटू O2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय SO3 की पावर 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया और ये चीज़ क्या है बिल्कुल K1 जैसी है, तो K2 क्या हो जाएगा K1 की पावर 2, K1 की पावर 2 और हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगता है कि ट्रिक से जल्दी हो जाता है तो आप ट्रिक से सॉल्व कीजिए, लॉन्ग मेथड चाहिए तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व कीजिए, जैसा आपको सही कन्वीनियंट लगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, पर मैं यही बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप देखते ही ट्रिक से खल्लास कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है 2NH3 गैस N2 + 3H2, इसके लिए K1 गिवन है। आपको बोला है 2/3 NH3 गैस 1/3 N2 + H2 के लिए K2 को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताता हूँ। देखो मैं वापस से किसी एक चीज़ को पकड़ रहा हूँ, वो क्या है NH3। अभी ये दो रिएक्शन ही है, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है NH3 को यहाँ पर पकड़ा और यहाँ पर भी NH3 को पकड़ा। तो पहली बात तो ये जो सेम साइड पर है तो जो K क्या जाएगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, इन्वर्स नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइड पर है, रिएक्शन मतलब उल्टी नहीं की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K2 किसके बराबर हो जाएगा K1, मतलब सेम साइड तो रहा। अब बस पावर में क्या जाएगा यहाँ पर ये देखना है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ पर आने में 2 से 2/3 जाना है। आप खुद सोचो, दिमाग पे जोर मारो, 2 से कहाँ जाना है 2/3, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही चढ़ा देना पावर पे, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर ऐसा बोलो ना कि 1/, 2 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बोलने को लिए बोल सकते हो, पर फिर वो पावर में जाने में फिर हमारे को थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सारी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 1/3 क्या बन जाएगा 2/3। तो मतलब यहाँ से यहाँ पर आने में मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से। तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही उसकी पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, तो K2 क्या हो जाएगा आपके पास, K2 हो जाएगा 2.7 × 10 टू द पावर ऑफ -8 की पावर 1/3। अब देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -9 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27 × 10 टू द पावर ऑफ -9। तो इसको सॉल्व करोगे तो K2 हो जाएगा 27 का क्यूब रूट होता है 3 × 10 टू द पावर ऑफ -3। तो आपने K2 आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं इसका तरीका। अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है तो ये हो जाएगा K1, इसके लिए लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा N2 की पावर 1 H2 का क्यूब ओवर NH3 का स्क्वायर, ये लिखा गया। K2 क्या हो जाएगा, K2 विल बी H2 का 1 N2 का 1/3 NH3 का 2/3, ऐसे ही लिखा जाएगा K2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए कि भाई H2 का क्यूब, H2 का तो क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, N2 का 1 डिवाइडेड बाय NH3 का स्क्वायर की पावर 1/3, ऐसा भी लिखा जा सकता है। बेसिकली मैंने ऐसे, मतलब आप
इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करो। अब इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आपने इसके जैसा बना लिया, पर यहाँ पर जैसे H2 का क्यूब है, यहाँ पर H2 का 1 है, तो क्यूब से 1 क्या हो जाएगा, 1/3 करना पड़ेगा, तो उसके जैसा ऊपर वाले के जैसा बना दो। तो यहाँ पर क्या पता लग जाएगा, K2 हो जाएगा K1 की पावर 1/3 और वैल्यू को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो आप जैसे आपको सही लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको दे रखा है भाई अगले क्वेश्चन में हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स HI, इसके लिए K1 दे रखा है। आपसे बोला है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI के लिए K2 की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिक है, आप स्टार्ट करें खुद एक बार। तो भाई जो किसी भी एक चीज़ को पकड़ना था, मैंने HI को पकड़ लिया। किसको, HI को। तो यहाँ पर भी हमने HI को पकड़ लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पर भी HI प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी HI प्रोडक्ट के अंदर है, तो जो K2 होगा वो K1 के तो क्या हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, उल्टा नहीं होगा के। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर आने में हमको रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। जो मल्टीप्लाई करते हैं वो ही पावर में चली जाती है। सो K2 क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर, K1 है हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर, दैट इज K2 हो जाएगा 4 × 10⁻⁻12, 4 × 10⁻⁻12 हो जाएगा इसके लिए K2 की वैल्यू। अगले देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको फिर आप लॉन्ग मेथड आप खुद सॉल्व करिएगा। अगला देखिए, द नेक्स्ट पार्ट इज 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2 आपको दे रखा है। इसके लिए K1 क्या दे रखा है, 6.4 × 10⁻⁻11। आपसे बोला गया है 2/3SO2 प्लस 1/2 O2 गिव्स 2/3SO3, इसके लिए K2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने किसको लिया, SO3 को लिया, और यहाँ पर भी मैंने स्टैंडर्ड, आप किसी और को भी स्टैंडर्ड ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं इसको ना लेके, इसको नहीं लेता इस बार मैं SO2 को स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। तो K2, अब देखो SO2 यहाँ पर प्रोडक्ट में है, SO2 कहाँ पर है, यहाँ पर प्रोडक्ट में है, SO2 यहाँ पर कहाँ पर है, रिएक्टेंट में है। यहाँ पर SO2 प्रोडक्ट में है, यहाँ पर SO2 रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन उल्टी हो चुकी है, तो ये भी नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, पहली बात। अब देखो स्टूडेंट, 2 से 2/3 आना है, 2 से कहाँ आना है, 2/3, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/3 से होगा। मैंने बोला डिवाइड मत याद रखो, हमेशा याद रखो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/3 से। किससे करोगे, 1/3। इस पूरी रिएक्शन को 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 से क्या बन जाए, 2/3 बन जाए। तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वही पावर में जाता है, तो ये पावर में चले गया। सो K2 क्या हो जाएगा भाई, 1/K1 कितना है, 6.4 × 10⁻⁻11 की पावर 1/3। ये हटाया पॉइंट, ये आ जाएगा -12, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12। तो K2 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास भाई 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो हो जाएगा 1/4 × 10⁻⁻12/3, दैट इज -4। तो ये हमारे पास K2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁴ या 2.5 × 10⁻3, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको वो दे रखा है भाई SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, इसके लिए K1 है। आपको बोला गया है इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को, तीनों रिएक्शन को आपको K1 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ K1। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, SO3 को ले लेता हूँ एक को स्टैंडर्ड। अब देखो ये कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड है, ये कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड है। क्लियर है बात की नहीं है। तो जो K2 होगा वो पहली बात तो ये उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हैज बीन रिवर्स्ड। अब देखो SO3 की स्टोइकियोमेट्री है 1 और इसकी स्टोइकियोमेट्री है 2, तो 1 से 2 जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर पावर में क्या चढ़ गया, 2। क्या चढ़ गया पावर में, 2। तो ये हो जाएगा K2 क्या हो जाएगा, 1/K1 का स्क्वायर। द नेक्स्ट पार्ट, अब हम इसको SO2 को ले लेते हैं भाई स्टैंडर्ड। अब देखो SO2 यहाँ पर रिएक्टेंट में है, SO2 यहाँ पर रिएक्टेंट में है, तो दोनों साइड जब रिएक्टेंट में है तो
ये ऊपर न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में जाएगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन हैज़ नॉट बीन रिवर्स। तो यहाँ पर SO2 और यहाँ पर भी SO2। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री है 1, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री है 2/3। तो 1 से 2/3 जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो उसकी पावर में चढ़ गई। क्लियर है बात की नहीं? तो ये हमारे पास इसकी पावर में चढ़ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन अगला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। 1/2 SO3 गिव्स 1/2 SO2 प्लस हाफ 1/4 O2। इस बार मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में आपको रिलेशन बता देता हूँ। भाई ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या है स्टूडेंट्स, 1/2 क्या है हमारे पास ऑक्सीजन 1/2, और यहाँ पर हमारे से बोला है 1/4। तो 1/2 से 1/4 जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 1/2 से आपको कहाँ जाना है 1/4, तो मल्टीप्लाई भी तो 1/2 से करोगे, तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चढ़ जाएगा, पहली बात। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पर है, रिएक्टेंट की तरफ है, यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पर है, प्रोडक्ट की तरफ है। कहाँ पर है, प्रोडक्ट की तरफ है। तो पहली बात तो ये इन्वर्स होएगा और पावर में चढ़ जाएगा 1/2। पावर में क्या चढ़ जाएगा 1/2। तो हम किसी भी रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रिएक्शन। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये K2 की जगह ये K1 होएगा, यहाँ पर K1 के फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखना। तो अगला केस देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट केस है कि अगर इक्विलिब्रियम, इफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन एज अ सम ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्शंस, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है वो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन को जोड़कर बनी है, तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, उन 2 गिवन रिएक्शन के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। क्लियर है बात? तो इफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्शन, then the equilibrium constant of the target reaction will be multiplication of equilibrium constant of the given reaction। उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, A से बन गया B, ये भी गैस है गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में, फिर B से क्या बन गया C। ठीक है ना, इसके लिए आपको K1, इसकी वैल्यू दे रखी है K1, इसकी वैल्यू दे रखी है K2। तो जो आपसे टारगेट पूछी गई है, आपसे टारगेट ये दे रखी है A से बना दिया C, ये आपकी टारगेट रिएक्शन है। क्या है, टारगेट रिएक्शन। तो आपसे टारगेट रिएक्शन का K क्या होगा ये पूछा जाए तो ये क्या होगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन से तीसरी रिएक्शन या जो भी रिएक्शन बन रही है तो वो क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन का जो K होगा उन पर्टिकुलर 2 गिवन रिएक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो K3 होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा K1 इंटू K2, क्या हो जाएगा K1 इंटू K2। समझना। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि इनमें से हमेशा क्या K1 और जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो हमेशा क्या न्यूमरेटर में रहेगा, क्या कभी डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा? हाँ, तो वो जा सकता है, पर इस केस में नहीं जा रहा, वो बात अलग है, पर हाँ जा सकता है, उसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे। इस केस में क्यों नहीं जा रहा उसको थोड़ा सा समझो। अब देखो स्टूडेंट, आपके पास गिवन, मैं गिवन रिएक्शन को G लिख रहा हूँ, टारगेट रिएक्शन को T लिख रहा हूँ। ये हमारे पास टारगेट है, ये गिवन रिएक्शन है, ये भी गिवन रिएक्शन है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टारगेट रिएक्शन है उसमें A कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड है, और गिवन रिएक्शन में भी A कहाँ पर है, रिएक्टेंट। तो A दोनों सेम साइड पर है, तो K1 तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स देखो C कहाँ पर है, हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, और गिवन रिएक्शन में C कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड पर है, तो दोनों सेम साइड पर है, तो देखो K2 ऊपर ही आ गया। क्लियर है बात की नहीं है? अब इसका प्रूफ समझो, ये ऐसा हुआ क्यों। तो इसका मैं यहाँ पर प्रूफ लिख रहा हूँ। तो A से B, A से जब B गया, ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है, जब A से B गया तो K1 को मैं क्या लिखूंगा भाई, B की पावर 1 ओवर A की पावर 1, ऐसे ही बोलेंगे। और ऐसे ही B से C गया तो B से हमारे पास कहाँ चले गया, B गैसियस फेज में से चलेगा हमारे पास C इन द गैसियस फेज। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे K2, तो वो क्या हो जाएगा, C की पावर 1 ओवर B की पावर 1। क्लियर है बात की नहीं है? अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे को
इसको रिएक्शन, ये मेरी टारगेट रिएक्शन थी ए से सी पहुंचाना, इसके लिए जो K3 होगा क्या होगा, K3 विल बी C की पावर 1 ओवर A की पावर 1, ये होगा। अब देखते हैं भाई, हमने क्या बताया, K1 इंटू K2 होएगा, देखते हैं प्रूफ। K1 इंटू K2 करो तो K1 कितना है, B की पावर 1 ओवर A की पावर 1, B की पावर 1 ओवर A की पावर 1 इंटू ये क्या हो गया, C की पावर 1 ओवर B की पावर 1। अब देखो B से B क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचा, C की पावर 1 ओवर A की पावर 1। क्लियर है बात की नहीं है। तो ऐसे क्या याद रखना है कि जब भी कोई टारगेट रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन से बनी हो तो कोशिश करो कि उसको जोड़कर आप क्या कर पाओ, टारगेट रिएक्शन, उन जो गिवन रिएक्शन है उनको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर या जोड़कर टारगेट रिएक्शन तक पहुंच पाओ। अगर आप टारगेट रिएक्शन तक एक बार पहुंच गए तो आप क्या, सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ओवर हो जाएगी। क्लियर है। देखो कैसे, अगर मेरे को अब यहाँ से मैं इसके अंदर ही आपका प्रूफ तो हमने देख लिया भाई, C ओवर A क्या होता है हमारे पास, K3 है, तो मतलब K1 इंटू K2 किसके बराबर हो जाएगा, K1 इंटू K2 किसके बराबर हो गया, K3 के बराबर हो गया। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन में बस इनको जोड़ना है। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूंगा तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बना क्या, A से C। क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इसी रिएक्शन में सेम रिएक्शन ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। ये देखना, A से B चले गया, A गैसियस फेस में था, यहाँ से B गैसियस फेस में चले गया, पर यहाँ पर मैं B से C ना पहुँचा के C से B पहुँचा रहा हूँ। कहाँ से, C से B, तो ये हो जाएगा C गैसियस फेस से चले गया B गैसियस फेस। क्लियर है। अब देखो ये हो गया हमारे पास K1, ये हो गया हमारे पास K2, और हमारी टारगेट अभी भी वही है, जो टारगेट रिएक्शन है अभी भी वो सेम ही है, दैट इज A से C बनाना है। A से क्या बनाना है, C बनाना है। ठीक है ना। तो अगर हमारे को A से C बनाना है, अब इसके लिए K3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो आप पहले देखो कि A कहाँ पर है, A यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड पर है, और यहाँ पर भी A जो है रिएक्टेंट साइड पर है, तो सेम साइड पर है, तो न्यूमरेटर में रहेगा। तो अगर न्यूमरेटर में है स्टूडेंट्स, तो K3 क्या हो जाएगा, K1 तो यहाँ K1 तो आ गया यहाँ पर। क्लियर है बात की नहीं है। अब देखो आपके जो टारगेट में है C कहाँ पर है, टारगेट में C कहाँ पर है, प्रोडक्ट में है, कहाँ पर है, प्रोडक्ट में है, पर गिवन रिएक्शन में C कहाँ पर है, रिएक्टेंट में है। टारगेट में C है हमारे पास, प्रोडक्ट में, गिवन रिएक्शन में C है हमारे पास कहाँ पर, रिएक्टेंट में। कहाँ पर है, रिएक्टेंट, मतलब इस रिएक्शन को मुझे उल्टा इन्वर्स करना पड़ेगा ताकि ये C प्रोडक्ट साइड आ पाए, ताकि ये C प्रोडक्ट साइड आ पाए। जैसे इन्वर्स करा तो ये K2 नीचे आ गया, तो यहाँ पर K3 क्या हो जाएगा, K1 बाय K2। तो हाँ वो डिवाइड में भी जा सकता है। क्लियर बात की नहीं है। अब देखो इस रिएक्शन को अगर मुझे ऐड करके ये बनाना है तो ये कैसे बनेगी, A से तो B चले जाए, ठीक है ना, और इसको मैं को उल्टा लिख देता हूं। तो यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर C से B है, पर हमारे को असल में B से C करना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन ओवरऑल कट पाए। और अगर इसको B से C करा तो ये क्या हो जाएगा, 1/K2, और ये हो जाएगा K1। और इस दोनों का, अब देखो, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, K1 इंटू 1/K2, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो K1 इंटू 1/K2 क्या हो जाएगा, K1/K2। तो इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन ज़्यादा स्टेप्स में हो रही हो, जैसे यहाँ पर 2 रिएक्शन से तीसरी, अब कभी कभार हो सकता है 4 रिएक्शन या 5 रिएक्शन से तीसरी रिएक्शन, मतलब अगली रिएक्शन बने, तो उस केस के अंदर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट आगे। और आपको क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट A से क्या बन गया 3B, B से बन गया C, उसके लिए K2 है आपके पास। तो आपको ये रिएक्शन हमारे पास टारगेट दे रखी है
कि A से बन रहा है 2B प्लस C, तो इसके लिए K3 की वैल्यू बतानी है हमारे को इन द टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो A यहाँ पर कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड, A गिवन में कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड, तो K3 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर K1 तो आना ही आना है, K1 आ जाएगा, क्यों, और न्यूमरेटर में ही रहेगा और सेम साइड रहेगा, पावर में कुछ नहीं चढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्री 1 है। अगले देखो, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, C कहाँ पर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर C कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड, कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड, तो सॉरी यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड और यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पर K2 का K2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो K3 क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2, K1 इंटू K2। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि फिर B का क्या हुआ, हमने B को तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं, तो कोई चक्कर नहीं है, हमने जो भी चीज़, याद रखो, जो भी चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा बार रिएक्शन में आए उसको बात ही मत करो उसकी, जो भी चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा बार रिएक्शन में आए तो उसके अकॉर्डिंग कंसिडरेशन लो ही मत, अपनी कॉपी में लिख लो, जो भी चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा बार आए तो उसको कंसिडर मत करो। देखो क्यों नहीं करो, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर भाई A से बन गया 3B, B से बन गया C। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये B से ये B कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2B रह जाएगा भाई, तो यहाँ पर क्या बना, A से बन गया, अब ऐड करो, यहाँ पर रहेगा 2B प्लस C, तो क्या मेरी टारगेट रिएक्शन बन गई है, तो हाँ बिल्कुल बन गई है, तो आपकी A से बन गया 2B प्लस C बन गई है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा बार रिएक्शंस, गिवन रिएक्शंस में आ जाएं, कहाँ पर, गिवन रिएक्शन में, टारगेट में तो पूछे ही जाएगी। अब आप ऐसे बोलो कि यहाँ पर भी तो A 2 बार आ रहा है, नहीं, गिवन रिएक्शन में अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाए तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग बात ही मत करो। जैसे यहाँ पर गिवन रिएक्शन में B इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, तो हमने बात ही नहीं करी है। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दे रखा है A से बन गया B, ये K1 है, B से बन गया C, ये K2 है। आपको निकालना है ये टारगेट रिएक्शन की C से बन गया A, इसके लिए। अब देखो गिवन रिएक्शन, ये भी गिवन रिएक्शन है हमारे पास और ये भी गिवन रिएक्शन है, तो जो चीज़ 2 या 2 से, B 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा था, हमने बात ही नहीं करी इसके अकॉर्डिंग। हम बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग और एक इसके अकॉर्डिंग। अब देखो स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ टारगेट रिएक्शन में, तो C कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पर कहाँ पर है, गिवन रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड, तो जो K3 होगा ये कैसा हो जाएगा, 1/K2 तो जाएगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिएक्शंस क्या हो चुकी होंगी, रिवर्स हो चुकी होंगी। कैसे हो चुकी होंगी, रिवर्स हो चुकी होंगी। अगर ये रिवर्स हो चुकी है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्री C की 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो पावर में कुछ नहीं चढ़ा है। अब देखो अगला, A यहाँ पर कहाँ पर है, टारगेट में प्रोडक्ट साइड है और हमारे पास गिवन रिएक्शन में रिएक्टेड साइड है, मतलब रिएक्शन यहाँ पर भी उल्टी करनी पड़ी होगी, इंटू 1/K1, तो K3 क्या हो जाएगा, 1/K1 इंटू K2, 1/K1 इंटू K2, दैट विल बी आवर K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/K1 इंटू K2। क्लियर है। अब देखो रिएक्शन, अच्छा अब इसको समझते हैं, इसमें काटा पीटी करके कैसे निकलेगा। इस रिएक्शन को मैं बोल रहा हूँ उल्टा लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि A यहाँ पर हमको प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इस रिएक्शन को उल्टा लिखेंगे। ये हो जाएगा B से A, और B से A हो गया तो ये उल्टा लिखते ही 1/K1 हो गया। आपको पता है रिएक्शन रिवर्स हो चुकी है। ये इसको भी उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि C मुझे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड से चाहिए, तो ये C से हो गया B, ये भी गैशियस फेस, गैशियस फेस, गैशियस फेस एंड गैशियस फेस, इसको टोटल करेंगे तो ये और ये तो उड़ जाएंगे, तो बनेगा क्या, C से बनेगा A। तो ये हमारी टारगेट रिएक्शन बन भी गई। ऐड करने के बाद टारगेट भी बन गई और ये हो जाएगा 1/K2, तो 1/K1 इंटू 1/K2 बन जाएगा K3, दैट इज 1/K1 इंटू K2। बहुत सिंपल है। अगला, A से बन गया B, B से बन गया C, C से बन गया D, तो इनके लिए वैल्यूज दे रखी हैं K1, K2 एंड K3। तो आपसे बोला गया है A से बन रहा है D, तो K4 निकालना है। तो बहुत बेसिक है, ये हमारे पास टारगेट है, ये गिवन रिएक्शन, ये गिवन रिएक्शन एंड ये ऑल्सो गिवन रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो A यहाँ पर कहाँ पर है,
रिएक्टेंट साइड यहाँ पर कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड, तो जब दोनों साइड रिएक्टेंट की तरफ है तो K4 आएगा यहाँ पर K1 हमारे पास, और इसकी स्टोइकियोमेट्री भी 1 है और इसकी स्टोइकियोमेट्री भी 1 है, तो कोई लफड़ा नहीं है पावर में चढ़ाने का। अगला देखो, द नेक्स्ट वन इज हमारे पास डी। डी कहाँ पर है हमारे पास, किधर, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर है, और रिएक्टेंट में भी कहाँ पर है हमारे पास, प्रोडक्ट साइड पर है। कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड पर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास K1 इंटू K3। यहाँ तक तो लिख लिया। अब चीज़ को समझो स्टूडेंट, K1 इंटू K3 पर बात खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, मेरे को D बनाना है। क्या बनाना है? D बनाना है। तो D के लिए चाहिए क्या होगा, C। तो C कब, जब यहाँ पे C होने के लिए C बनना भी तो चाहिए, और C बना कौन रहा है, B। तो मतलब मुझे इस रिएक्शन का भी तो कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, इस रिएक्शन का भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक C बनेगा नहीं तो D कैसा बनेगा, जब तक C बनेगा नहीं तो D कैसा बनेगा। तो इन तीनों रिएक्शन को आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। देखो, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो A से D का रिलेशन आ गया। तो मतलब आपको इसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, और इसी फॉर्म में लेना है, इन्वर्स फॉर्म में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि C यहाँ पर प्रोडक्ट में होगा और यहाँ पर रिएक्टेंट में होगा, तभी कट पाएगा। तो यहाँ पर इंटू K2 हो जाएगा, तो K4 हो जाएगा K1 इंटू K3 इंटू K2, या K1 इंटू K2 इंटू K3, इसको लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है S प्लस O2 गिव्स SO2, इसके लिए K1 दे रखा है। SO3 प्लस SO2 गिव्स SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2, इसके लिए K2 दे रखा है। आपको निकालना है S प्लस 3/2 O2 गिव्स SO3, इसके लिए आपको K3 की वैल्यू निकालनी है। बहुत बेसिक। देखो, SO3 यहाँ पर कहाँ पर है, टारगेट रिएक्शन में, प्रोडक्ट साइड। कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड, और हमारे पास गिवन रिएक्शन में है रिएक्टेंट साइड। तो जो K3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रिएक्शन तो उल्टी चली जाएगी, मतलब इन्वर्स हो गया 1/K2। क्या हो जाएगा, 1/K2। अच्छा, अब आपसे देखो पूछा गया है सल्फर कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड। यहाँ पर सल्फर कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड। तो सेम साइड है और सेम साइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K1/K2। क्लियर है बात की नहीं? ये न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स हो गया। तो K1 कितना हो गया, 10 की पावर -6 ओवर 10 की पावर -2, डैट इज 10 की पावर -4। अब इसको एक बार हम काटा पीटी करके ये टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको तो हमने सेम डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि सल्फर और सल्फर एक ही साइड है। तो यहाँ पर S प्लस O2 गिव्स SO2, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर SO3 इधर है, यहाँ पर SO3 इधर है। तो इसको उल्टा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा SO2 प्लस हाफ O2 किसके बराबर हो गया, SO3 के बराबर हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, जब ऐड करोगे रिएक्शन को तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये इससे प्रोडक्ट में आ रहा है, रिएक्टेंट में आ रहा है, तो कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर बचेगा क्या, S प्लस O2 प्लस 1/2 O2 क्या बनेगा, 3/2 O2 गिव्स SO3। इसका मतलब हमने टारगेट रिएक्शन बना ली, हमने चीज़ सही करी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो K1 ही रहेगा और ये 1/K2 हो जाएगा। क्लियर बात की नहीं है? तो इसका प्रूफ भी हो गया, बात सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। 2C प्लस O2 क्या बना रहा है, 2CO। C प्लस O2 गिव्स CO2, इसके लिए भी K2 गिवन है। आपसे बोला है CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो मुझे K3 निकालना है। हमने लिया स्टूडेंट CO। क्या लिया, CO। अब देखो यहाँ पर CO कहाँ पर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड है। यहाँ पर कहाँ पर, टारगेट रिएक्शन में हमारे पास CO कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड पर है। कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड पर है। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट साइड है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब पावर में देखो क्या जाता है भाई, यहाँ पर स्टूडेंट्स था 2CO, क्या था 2CO, और यहाँ पर क्या है सिर्फ CO। तो आप सोचो 2 से आपको 1 जाना है, 2 से 2CO से 1CO जाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2
2 से, तभी तो 2 × 1/2 1 होएगा। तो इसको आप, ये मैंने आपको पहले भी बताया, डिवाइड ना बोलो आप, हमेशा उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में बोलो। तो 2 से 1 जाना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1/2 से। तो यही चीज़ इसकी पावर में चढ़ गई, पावर में चढ़ गई। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो अगले केस में CO2 यहाँ पर है प्रोडक्ट में, यहाँ पर CO2 अभी भी प्रोडक्ट में है और स्टोइकियोमेट्री दोनों की सेम है, तो कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पर K2 ऐसे कैसे ही आ जाएगा, इंटू K2। तो K3 क्या हो जाएगा हमारे पास, K2/√K1, K2/√K1। इसका मतलब इसको सॉल्व करें, K3 हो जाएगा, K2 कितना है 10 की पावर -3 ओवर √10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 बटा 10 की पावर -2, दैट इज 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करने पर आता है। अब देख लेते हैं काटा पीटी करके भी। देखो इस रिएक्शन को, इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से। इस पूरी रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको पहली बात तो उल्टा लिखना है, तो पहले तो उल्टा लिख देते हैं 2CO, क्योंकि यहाँ पर टारगेट में CO इधर है और गिवन में CO इधर है। तो 2CO से क्या बन गया, 2C + O2। ठीक है, अब ऐसे ही C, इसको तो हमारे को कोई लफड़ा ही नहीं है क्योंकि CO2 दोनों सेम साइड पर है। तो C + O2 किसके बराबर हो गया, हमारे पास CO2 के बराबर। अच्छा, इस रिएक्शन को हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से। अगर मैं इसको स्टूडेंट 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा CO gives C + ½ O2, और ऐसे यहाँ पर हो जाएगा C + O2 gives CO2। देखो C से ये C उड़ गया, ½ O2 से ये O2 उड़ेगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ½ O2 रह जाएगा। भाई आधा आधा तो उड़ चुका है, तो यहाँ पर क्या बना, CO + ½ O2 gives CO2। CO + ½ O2 gives CO2, तो हमारी टारगेट रिएक्शन बन चुकी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + O2 gives 2NO और H2 + ½ O2 gives H2O। तो आपके पास ये टारगेट रिएक्शन है, दैट इज 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2। इस क्वेश्चन को कर लिया, मतलब आपने ये वाला पूरा पार्ट अपने आप समझ लिया है। ये बहुत अच्छा पार्ट है और ये एग्जाम्स में आता भी है ऐसे पार्ट। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखा भाई, पहली बात तो मैं O2 के रिस्पेक्ट में तो बात नहीं कर रहा क्योंकि ये 2 बार बता दिया गया है इधर, है ना। तो मैं उसके रिस्पेक्ट में नहीं, बाकियों के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ। तो चालू करते हैं पानी के साथ। तो H2O यहाँ पर प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी H2O प्रोडक्ट में है, मतलब जो K4 होगा वो साइड तो सेम होगी, मतलब K3 का न्यूमरेटर में ही आएगा। बस पावर में देखो, यहाँ पर 1H2O है, यहाँ पर 6H2O है, मतलब 1 से 6 जाने में मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो वही चीज़ पावर में चली गई, K3 का 6। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 4NO है प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर 2NO है प्रोडक्ट साइड, तो दोनों ही प्रोडक्ट साइड पर हैं। तो K2 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा न्यूमरेटर में। अब देखते हैं भाई पावर की क्या बात आएगी। यहाँ पर 2NO है, यहाँ पर 4NO है, 2 से 4 जाने में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2NO से 4NO बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में 2 चढ़ गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर NH3 यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ है, कहाँ पर है, रिएक्टेंट की तरफ है, और यहाँ पर गिवन रिएक्शन में या गिवन रिएक्शन में हमारे पास NH3 प्रोडक्ट की तरफ है। तो पहली बात तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, दैट इज K1 हो जाएगा। कहाँ चली गई, डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 से 4 जाने पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो K4 क्या हो जाएगा हमारे पास, K3 की पावर 6 K2 की पावर 1 ओवर K1 का स्क्वायर। क्लियर है बात की नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन, अगर कोई टारगेट रिएक्शन इज अ सम ऑफ मैनी अदर रिएक्शन, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आपको आ चुका है। इस रिएक्शन के लिए भी आप घर पे बैठ के काटा पीटी करना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। तो अब देखते हैं, अभी हमने स्टूडेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखा था मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन,
कि आप रिएक्शन को कुछ मोड मतलब रिवर्स कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो के अपने आप बदलते चले जाता है। अब हम देखते हैं अनदर फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स याद रखना, कोई भी एक रिएक्शन के लिए अब आप उसके अंदर ना तो उसको रिवर्स कर रहे हो, ना उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, वो जो रिएक्शन है वैसी की वैसी है, तो उसको चेंज करने वाले की ताकत तो दुनिया में भगवान ने वरदान उस सिर्फ टेम्परेचर को ही दे रखा है। क्लियर है? किसको दे रखा है? टेम्परेचर को। तो फॉर अ गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। फॉर अ गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसका रिलेशन हमारे को वेंट हॉफ इक्वेशन से देखने को मिलता है। अब देखो स्टूडेंट, ये इक्वेशन बोलती ही क्या है? लॉग ऑफ K2 बाय K1, लॉग ऑफ K2 बाय K1 किसके बराबर हो गया हमारे पास? डेल्टा H ओवर 2.303 R, 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, या इसको ऐसा बोल लीजिए T2 माइनस T1 ओवर T1 T2, T1 T2, या ऐसा करिए आप पहले वही लिख लीजिए 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, फिर उसको हम नेक्स्ट केस में लिख लेते हैं। ये हो गया 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, और इसको आप ऐसे बोल सकते हो भाई लॉग K2 बाय K1 किसके बराबर हो गया? डेल्टा H ओवर 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। हमने क्या करा? इसका एलसीएम लेके ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? तो हमारे पास वेंट, इसको बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। तो वेंट हॉफ इक्वेशन से हमारे को टेम्परेचर डिपेंडेंस का समझ आ जाता है कि हाँ, के की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर पे सीधा सीधा डिपेंड करती है। क्लियर है? अब दो केस मैं आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, दो केस है, एक एंडोथर्मिक के केस में और एक एक्सोथर्मिक के केस में। ठीक है? सो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हमारे पास डेल्टा H है वो क्या होगा? पॉजिटिव। जो वो क्या होगा स्टूडेंट? हमारे पास डेल्टा H पॉजिटिव होएगा। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि T2 इज ग्रेटर देन T1, इट इज गिवन टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1। अब देखो स्टूडेंट, हम इक्वेशन इसके अंदर डालें तो log K2 बाय K1 किसके बराबर हो गया? डेल्टा H ओवर 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 T2 होता है। क्लियर है बात की नहीं है? अब देखो स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1। टेम्परेचर 2 अगर टेम्परेचर 1 से बड़ा है तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर है बात की नहीं है? और एंडोथर्मिक है तो उसके लिए डेल्टा H भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, ओवरऑल जो प्रोडक्ट आएगा वो दैट वुड बी पॉजिटिव। क्लियर है बात की नहीं है? जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा इस साइड RHS साइड आएगी, दैट वुड बी पॉजिटिव। इतना समझना अभी तो। अब देखो स्टूडेंट, अभी आपको पता नहीं होगा ज़्यादा लॉग के बारे में, और हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे बेसिक लॉग की कैलकुलेशन भी, पर अभी मैं आपको बता देता हूँ लॉग का थोड़ा सा रूल्स, एंड दैट रूल्स आर, यहाँ पे लिख देते हैं हम भाई लॉग A अपॉन बी, लॉग A अपॉन बी कभी आ जाए तो इसको आपको लिखना है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग A माइनस लॉग बी। क्या होता है? लॉग A अपॉन बी होता है लॉग A माइनस लॉग बी। ऐसे ही स्टूडेंट, ये तो हमारे पास एक केस हो गया, लॉग A इंटू बी, लॉग A इंटू बी हो गया हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग A प्लस लॉग बी, लॉग A प्लस लॉग बी। क्लियर है बात की नहीं? और ऐसे ही हमारे पास एक छोटा फॉर्मूला और है, log A की पावर n। अगर हमारे पास log A की पावर n आ गया तो इसका फॉर्मूला होता है n log A। क्या हो जाएगा? मतलब जो पावर होता है वो log उसको बाहर फेंक देता है।
तो बन जाता है n log a। तो log a बाय b होता है log a माइनस log b, log a इंटू b होता है log a प्लस log b, और log a की पावर कुछ भी n हमने बोल दिया तो होता है n log a। ये हम बाद में वापस सीखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में सीखेंगे, बस अभी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया ताकि मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर पाऊँ। देखो तो यहाँ पर क्या है log k2 बाय k1, तो अब मैं इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं log k2 माइनस log k1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, log k2 इज ग्रेटर देन log ऑफ k1। भाई इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, इसका क्या मतलब हो गया log k2 इज ग्रेटर देन log k1, या k2 इज ग्रेटर देन k1, या k2 क्या है k1 से बड़ा है, या k2 इज ग्रेटर देन k1। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप टेम्परेचर 2 बढ़ा था तो k2 भी बड़ा आया, तो मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर k इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो हमारे k की वैल्यू है इंक्रीज होती है। तो एंडोथर्मिक की क्या पहचान होगी कि टेम्परेचर के बढ़ने से अगर k बढ़ रहा है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे लिख लीजिए इफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर k increases the reaction is एंडोथर्मिक, एंडो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारे पास, एंडोथर्मिक। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं स्टूडेंट केस 2, किसको, केस 2 को। तो केस 2 क्या है, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्या है, एक्सोथर्मिक है, दैट इज डेल्टा एच क्या हो जाता है इसका लिए, नेगेटिव। क्या हो जाता है, नेगेटिव। अभी यहाँ पर वापस से कंडीशन यही दे रखी है, टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1, अभी भी टेम्परेचर 2 टेम्परेचर 1 से बड़ा है। तो ये देखो log k2 बाय k1 जिसके बराबर हो गया डेल्टा एच ओवर 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T2। तो ये वैल्यू तो देखो T2 अगर बड़ा है तो ये वैल्यू तो हमेशा अभी अपने पास पॉजिटिव ही आएगी, पर आपके पास रिएक्शन कैसी है, एक्सो नेचर की है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा एच क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव। डेल्टा एच आ जाएगा आपके पास नेगेटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। मतलब log k2 माइनस log ऑफ k1 क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया। क्लियर है। इसका क्या मतलब हो गया, log k2 माइनस इस चीज़ को इसमें से अगर log k1 को log k2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव तभी आएगा जब log k1 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, log ऑफ k2 इज स्मॉलर देन log ऑफ k1, दैट इज k2 इज स्मॉलर देन k1। k2 क्या है, k1 से छोटा होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ और k घट जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से k घट रहा है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। तो इसके आगे लिख लीजिएगा, इफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर k डिक्रीजेस द रिएक्शन इज, और वाइस वर्सा, ठीक है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर के बढ़ाने से k घट जाए तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारे पास, एक्सो नेचर की हो जाएगी, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड वाइस वर्सा। भाई यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने से k बढ़े या टेम्परेचर के घटने से k घटे, तो एंडो। टेम्परेचर के बढ़ने से k घटे या टेम्परेचर के घटने से k बढ़े तो एक्सो। तो यहाँ पर और वाइस वर्सा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाइस वर्सा यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट एक नोट लिख लीजिए कि फॉर अ गिवन रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस चीज से अफेक्ट नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर
नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। आप कम ज़्यादा करोगे तो अब दूसरी चीज़ों पर असर पड़ जाएगा, दूसरे की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाएगी, ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही रहे। और हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कर रखे हैं, जैसे कभी आपने बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो सी में कोई चेंज आ गया, ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओवरऑल वैल्यू फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है? प्रेशर को कम ज़्यादा कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड द प्रेजेंस ऑफ कोई इनर्ट गैस आप बाहर से डाल दो सिस्टम के अंदर तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को असर करने वाले की ताकत भगवान ने सिर्फ किसको दे रखी है? टेम्परेचर को, और कुछ मायनों में आप बोल सकते हो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को। पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आप रिएक्शन को बोल दो कि भाई ना तो मैं स्टोइकियोमेट्री चेंज कर रहा हूँ, ना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ना रिवर्स कर रहा हूँ, तो फिर तो भगवान ने एक ही बंदे को ताकत दे रखी है, एक ही बंदे को वरदान दे रखा है, दैट इज टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने वाला कौन है? दैट इज ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। क्लियर बात? थैंक यू।